हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम उत्कर्ष गर्ग है और हम आपको साइंस की प्रिपरेशन कराएंगे फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ जो 30 नवंबर को होने वाली है। ओके। हमने पहला लेक्चर जो है सेल थ्योरी का देखा था, जिसमें सेल के बारे में पढ़ा था दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों है, कैसे फंक्शन करता है, इसके और कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम पहली वीडियो से देख चुके हैं। पहली वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि नया कंसेप्ट था और वो सारे कंसेप्ट आने वाले जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें यूज होंगे। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उस पहले लेक्चर को जरूर देखें, अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरलिंक होती रहती हैं, तो सेल के बारे में पता लगना बहुत जरूरी है। सो इफ यू नॉट वॉच दैट वन, प्लीज गो बैक। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्केलेटन एंड द मसल सिस्टम। ये जो हड्डी है और जो मांसपेशी है उसका सिस्टम क्या है जो हमें वर्क करने में हेल्प करती है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम का एक प्रॉपर डेफिनेशन। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम सर्व एज द बॉडी फ्रेमवर्क। ये कह रहा है कि बॉडी फ्रेमवर्क देता है ये। बॉडी फ्रेमवर्क किसके लिए? ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, मूवमेंट कर सके और पोस्चर को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए तो आपको बोन्स भी चाहिए और मसल्स भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर एक चीज होगी तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। फिर हम बात करते हैं कि बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है। इसमें हड्डियां हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं और हड्डियां किस तरह से जॉइंट हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ 180 डिग्री घूम पाते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो 360 घूम पाते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ आगे पीछे यानी कि 90 एंगल पे घूम पाते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं बस साइड साइड में घूम पाते हैं। तो बहुत तरह की जॉइंट्स होती हैं, सब जॉइंट्स का हमारी बॉडी में काम होता है। फिर हम देखेंगे कि भाई टिश्यूज कौन से कनेक्टेड हैं उनसे, कौन कौन से टिश्यूज हैं उनके साथ जो हेल्प करते हैं एटीपी फॉर्मेशन में, कैल्शियम बाइंडेशन में। तो ये जो मसल्स होती हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जो हड्डी होती है वो किस तरह से बनी है, किस चीज की बनी है। हम सुनते आए हैं कि दूध पीजिए कैल्शियम मिलेगा तो हड्डी मजबूत होगी, क्या ये बात सच है? हमें ये भी चेक करना है ना। तो कैल्शियम क्या काम करता है और इसके अलावा कोई और मिनरल है तो उसका काम क्या है? जब बुढ़े हो जाते हैं तो उनके पैरों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई? आर्थराइटिस क्या होता है? और जो है, जो हमारे जॉइंट्स हैं इनमें क्यों पेन उठता है? फ्रिक्शन क्या होता है कि जोड़ों में जो कहते हैं कि चिकनाई खत्म हो गई है, वो क्या होता है? मसल्स की बात करें तो मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, वो क्या होता है क्रैम्प? हम नॉर्मल काम करते हैं तब भी क्रैम्प आ जाते हैं। कभी सोते सोते नस चढ़ जाती है तो वो क्या होता है? कहने को तो हम कहते हैं कि भाई नस चढ़ गई, पर है तो मसल्स, इनवॉलेंट्री क्रैम्प्स है। एक होता है कि हम भाग रहे हैं तो इसलिए क्रैम्प आ गया, चलो खेल रहे थे इसलिए क्रैम्प आ गया, लेकिन एक होता है सोते सोते इतना क्रैम्प चढ़ गए, हमने कुछ किया भी नहीं, तो वो भी देखना है। फिर हम ह्यूमन फंक्शन और मोबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि ये दोनों सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं स्लाइड। हम्म, तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के मैंने आपको डायग्राम शो कर रखे हैं, एक है आपका स्केलेटन का और दूसरा है आपका मसल्स का। तो जो स्केलेटन वाला है इसमें आपके पास तरह तरह की चीजें हैं कि भाई पहले तो स्किल्स है जो ऊपर वाला आपका होता है ना। तो स्केलेटल सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे पास बोन आएगी, किसकी? स्कल की, है ना। ये वाली स्कल की बोन आएगी, ये रिब्स कार्वेज होगा, ये वर्टिब्रेट होगा, ये पैल्विक रीजन होगा। ठीक है, ये तो आपका एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा। देन हमारे पास है ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपके पास पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां साथ में ही रहेंगी। अब इसके साथ साथ हमने देखा दूसरा डायग्राम, दिस इज द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम जिम जाते हैं, बनाते हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, है ना। तो वो सेल्स मसल्स कहाँ होते हैं? वो देखो, ये रे बाइसेप्स और उसके पीछे होते हैं ट्राइसेप्स। और फिर पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, लेग एक्सरसाइज। जिस दिन लेग एक्सरसाइज करते हैं उस दिन हम चल नहीं पाते,
तो कौन सी एक्सरसाइज होती है? रेक्टस फेमोरिस की होती है ना, और लिपोपैस्कियोसिस की होती है, और सेटोरियस की होती है। ये सब जो मसल्स होती हैं हम जिम में बिल्डअप करते हैं, तो ये इनका काम क्या है एक्चुअल में? अगर हम जिम भी ना जाएं तो क्या काम करेंगे? ऑब्वियसली काम करेंगे। तो मसल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं? मसल्स तीन तरह के होते हैं, वो भी इसको देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे एक तौर पे लिख देता हूँ। मसल्स जो हैं, मसल्स जी इसको नीचे ले जाते हैं। मसल्स तीन तरह से होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, जो आपके कहने के अनुसार काम करते हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री, जो आपके बिना, जो विल है आपकी, विदाउट विल वर्क करते हैं। तो जब आप सो रहे हैं तो तब भी आपकी सांसें चल रही हैं, आप उसमें कुछ नहीं करते। आपने खाना खा लिया, आप सो गए 11 बजे 12 बजे, तब भी खाना पचता रहता है। तो क्या होता है? इनवॉलेंट्री। फिर होता है कार्डियक मसल्स। तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं, आप सो जाते हैं, आपके दिल की धड़कनें तब भी काम करती रहती हैं, वही हार्ट हार्ट जो है पंप करता रहता है बिकॉज ऑफ द पेस मेकर। तो ये तीन तरह की यहाँ पे मसल्स होती हैं। तो हमने देखा कि भाई एक्सियल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल है, तो इसमें जो है हमने देखा ये है एक्सियल, ये अपेंडिकुलर, और यहाँ आपकी मसल्स। ठीक है, ये इसमें सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम पूछा जाएगा। जितने नाम याद करने की जरूरत है वो आपको पीपीटी में ऑलरेडी आने वाले स्लाइड्स में दे दिया गया है। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमें कहना है कि अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड मस्कुलो स्केलेटन फ्रेमवर्क। ओके, तो किस तरह से ये फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है? तो हम देख सकते हैं दैट सिस्टम कंपोनेंट क्या क्या है। फ्रेमवर्क ऑफ द बोन, बोन है, मसल्स है, जॉइंट्स है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, और ये सारे टिश्यू एक साथ काम करते हैं। ये सारे टिश्यूज एक साथ काम करते हैं, तब जाके हम चल पाते हैं या फिर हम काम कर पाते हैं। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी स्ट्रक्चर है, शेप है, इंटर रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट है, ताकि इंसान या फिर जो ह्यूमन बॉडी है वो सब एक तरह से जुड़ के सारे काम कर सके। ओके, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मस्कुलोस्केलेटन का? कि भाई सपोर्ट करे पहले तो, है ना, सीधे खड़े हो सके, पहले तो यही सपोर्ट होता है। दूसरा है कि प्रोटेक्शन हो सके। तीसरा है मूवमेंट हो सके, पोस्चर, पोस्चर बिल्कुल सीधा हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर इंटीग्रेशन है, किस चीज का इंटीग्रेशन है? स्केलेटल्स मसल्स का इंटीग्रेशन है नर्वस टिश्यूज के साथ। नर्वस टिश्यूज कहाँ से आते हैं? नर्व सेल से आते हैं। अगेन सेल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से सेल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट है। पहला है आपका स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है आपका मस्कुलर सिस्टम। ये हम बार बार कह चुके हैं। तो जो मसल्स या फिर स्केलेटल सिस्टम्स है उसको देख लेते हैं पहले। तो ये है बोन का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ, लिगामेंट का बना हुआ, और टेंडन का बना हुआ। बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे के सारे हड्डियों को जोड़ने में या हड्डियों को एक तरफ करने में या फिर हड्डियों को मसल्स के साथ जोड़ने में, कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे टेंडन हो गया, टेंडन जो होता है वो आपको मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब और क्या प्रोवाइड करता है? ये रिजिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है ना, ताकि आपकी बॉडी रिजिड रहे। फ्लेक्सिबल तो है ही है, लेकिन एक जो हार्ड कोर या इनर कोर है वो आपका रिजिड रहे, आप बिल्कुल तन के खड़े हो जाएं किसी के सामने भी। फिर वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं आसपास, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करता है? जैसे हमारा ये रिब केज है, रिब केज के अंदर मेरा हार्ट भी है, लंग्स भी है, नीचे डायफ्राम भी है। ठीक है, तो ये पूरा रिब केज मेरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर हम बात करते हैं मूवमेंट थ्रू द जॉइंट। जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे मैं अपनी गर्दन घुमा पा रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे, 180 डिग्री पे। मैं अपने ये हाथ घुमा पा रहा हूँ किस पे? 360 डिग्री पे, है ना। तो ये क्यों हो पा रहा है? पूरा जो राउंड ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, यहाँ पे हिंज जॉइंट्स है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा।
ये स्टोर करते हैं मिनरल्स। कौन कौन सी मिनरल्स कर सकते हैं? सोचिए आपकी हड्डी कौन कौन सी मिनरल्स स्टोर कर सकती है तो कैल्शियम ही है, दूसरा फॉस्फेट भी आ जाता है ना। तो ये आपका था स्केलेटल सिस्टम का। अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम से। तो मस्कुलर सिस्टम को आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 600 मसल्स हैं, और ये जो मसल्स है इनका पूरा वेट आपके बॉडी के 40 से 50% वेट के इक्वल है। मीन्स आपकी जो भी पूरी बॉडी का वेट है, जैसे मेरा 75 है या फिर 76 है, उसका आधा वेट तो ये मसल्स लेके जाते हैं। और उस आधे का भी 25% जो होता है, या फिर आप कह लो कि जो है बॉडी का आधा मास हमारे अपर लोअर वाला होता है, क्योंकि जो हमारे लेग वाले मसल्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट होते हैं और बहुत हैवी होते हैं, ताकि हमारे पूरे ट्रोसा को, हमारी पूरी बॉडी को ये सपोर्ट कर सके। तो 600 मसल्स हैं, 40 से 50% टोटल बॉडी वेट होता है। ये क्या जनरेट करता है? फोर्स और मूवमेंट जनरेट करता है। ओके, ताकि हम सीधे ऐसे चल सके, फोर्स कर सके, या इसको किसी को धक्का दे सके या मूवमेंट कर सके। फाइन। फिर क्या देखा कि भाई मेंटेन द पोस्चर एंड द स्टेबिलिटी। जो पोस्चर है हमारा, इसको स्टेबल करके रखता है। हमारा जो ये पूरा हड्डी है का ढांचा है बिल्कुल स्टेबल रहे, पोस्चर इरेक्ट रहे। कहते हैं ना कि कमर सीधी करके रखो वरना दर्द हो जाएगा लंबे टाइम के बाद। तो ये हमारी हेल्प करता है, इसलिए योगा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है। फिर ये प्रोड्यूस हीट थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन। जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा उतना बार हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, तो हमारी बॉडी को ही हीट प्रोड्यूस भी गर्म भी रखता है। विंटर में क्या होता है, जब बॉडी ठंडी होने लगती है तो टीचर कहते थे कि भाई पीटी करवानी है। पीटी करने से बॉडी के जो पार्ट्स हैं थोड़े बहुत उनमें हीट आना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी सही से काम करना शुरू हो जाती है, और जो आपकी ठंड है वो भग जाती है बॉडी से। फिर हमने देखा कि मसल्स में जो है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन भी होते हैं। तो वॉलेंट्री कौन होते हैं? वो जो हम जानबूझ के करते हैं, जो हमारी विल पावर के हिसाब से होता है कि भाई मेरे को खाना खाना है तो मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मुझे भागना है तो मैं ऐसे भागूंगा। ठीक है, ये हो गया वॉलेंट्री। लेकिन जो इनवॉलेंट्री होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है कि कितनी स्पीड से भागना है, कितनी स्पीड से किसी को चांटा मारना है ना। लेकिन इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जब हम रात में सो जाते हैं तो हमारी सांसें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और जो हमारा दिल है ये धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो इससे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स एक्शन। चलिए इस स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। अगेन ये सेम डायग्राम है, कुछ और इसमें मसल्स और बोन्स के नाम ऐड हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करते हैं, आपको सिर्फ कुछ कुछ याद करना है। जैसे अगर हम स्कल्स की बात करें तो स्कल्स की जो ऊपर होता है उसे कहते हैं क्रेनियम। ओके, जो भी ये आपको दिख रही है ना, ये जितना भी आपको हड्डी दिख रही है स्कल्स की, इसे कहते हैं क्रेनियम। तो एक क्रेनियम कैपेसिटी भी होती है, जैसे हम आईक्यू से जोड़ भी देते हैं कि भाई जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ क्रेनियम कैपेसिटी बढ़ती गई। जैसे गाड़ी में होता है सीसी कैपेसिटी करके होता है, वैसे हमारा ब्रेन का भी क्रेनियम कैपेसिटी भी होता है। फिर हमने देखा कि भाई स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रेट है, थोरैसिक वर्टिब्रेट है। थोरैसिक वर्टिब्रेट तो वो है जो हमारे पूरे रिब्स को कंट्रोल करके रखती है, पूरे रिब्स को बना के रखती है। बीच में आपको स्टर्नम दिखाई दे जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सारी रिब्स आती हैं और स्टर्नम से ऐड हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं। फिर मैंडिबल, मैंडिबल जो होता है लोअर जो होता है। क्लेविसल, क्लेविसल जो होती है ये यहाँ की हड्डी होती है जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये दोनों के लिए मैटर करता है, लड़का लड़की के लिए, कि वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी जो यहाँ की बोन होती है बहुत प्यारी दिखती है, उसे कहते हैं ब्यूटी बोन। फिर आपने देखा कि स्कैपुला है, स्कैपुला जो होती है वो इस जॉइंट के पास वाली जो बैक साइड में होती है, इसकी जो बैक साइड में होती है फ्लैट बोन टाइप का होता है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। बाकी ये आपकी रिब्स हो गई। अब ये है पेल्विक रीजन की। इस पेल्विक रीजन में हमारे पास क्या क्या है? सैक्रम है, कॉक्सिक्स है और पेल्विक गर्डल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सियल वाला पार्ट, जो एक्सियल वाले पार्ट में क्या क्या होता है? स्कल होता है, रिब्स होती हैं और पेल्विक रीजन का ये आता है। तो ये आपका
यहाँ पे एक्सिल में आ जाता है। अब अपेंडिकुलर का पार्ट होता है, तो अपेंडिकुलर वाली जो साइड वाले जो होते हैं हम उनको बोलते हैं। अपेंडिकुलर में आपके हाथ हो गए, तो हाथ में आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमर है, ये आपकी अल्ना है, रेडियस है, फिर आता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजिस। जो उंगलियां हैं ये फैलेंजिस हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि एक एक सेक्शन है, तो ये अलग अलग फैलेंजिस हैं। ओके, देन हमारे पास ये मेटाकार्पल्स आ जाता है। अगर मैं इसका एक्सरे करवाऊं तो ऐसी हड्डियां यहाँ पे दिखाई देंगी, वो कहलाएंगी मेटाकार्पल्स। फिर आपके होते हैं ये कार्पस, जो यहाँ पे विस्ट होती है, जिसको मैं पूरा इस तरह से घुमा सकता हूँ, इसे कहते हैं कार्पस। इसमें छोटी छोटी आप बूंद देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको ज्वाइन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग बोन्स हो जाती हैं। पर सबसे ज्यादा लॉन्ग बोन कौन सी है, लंबी, फीमर्स है। ठीक है, और टीबिया है, फिबुला है, तो ये आपकी पैरों की हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पटेला है। पटेला जो है ये एक नी कैप है, जो आपके नी वाले हिस्से पे होती है, और ये सिर्फ एक बार की तरफ में ही हेल्प करती है मूवमेंट में। पैरों की तरफ आए, जैसे कार्पल था हाथों में, वैसे ही टार्सल है, फिर मेटाटार्सल है एंड फैलेंजेस है। ओके, अब हम जो है मसल्स की तरफ आते हैं। मसल्स में आपको ज्यादा मसल्स तो याद नहीं करनी है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो बाइसेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसेप्स, क्योंकि बॉयज के लिए तो जो जिम जाते हैं उनके लिए बाइसेप बनाने होते हैं। 16 का डोला, 46 की छाती, ये सॉन्ग भी है आपके पास, है ना। फिर हमारे पास है ट्राइसेप्स है। हम्म, आप देखेंगे और भी मसल्स हैं, जैसे रेक्टस फेमोरिस है, पैक्टिनियस है। हम्म, और हमारे पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम जो यहाँ की मसल्स होती हैं, जो पूरा वेट उठाते हैं, तो ये मसल्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, तो बड़ा ये ब्यूटीफुल लगता है मसल्स में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिम के हिसाब से। बाइसेप्स ब्रैची हो गया, तो इस तरह से आपके ये यहाँ पे मसल्स हो जाते हैं। ओके, चलिए स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है कि भाई स्केलेटन जो है ये कितने तरह के होते हैं। स्केलेटन दो तरह के होते हैं, या तो वो बॉडी से बाहर रह के आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर बॉडी के अंदर रह के आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, तो हम हमें क्या है, एंडोस्केलेटन। वी हैव द एंडोस्केलेटन। तो जो एंडोस्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर रह के आपको सपोर्ट करता है। तो एंडो का तो मतलब ही अपने आप में है इनसाइड, और जो एक्सोस्केलेटन होता है मीन्स बॉडी के बाहर रह के होता है। तो ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्रैब है, ये स्पाइडर है, ये श्रिम्प्स है, ये बीटल है। इनकी बाहर की बॉडी बहुत हार्ड होती है ना। वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, बाहर से होती है। तो जैसे जैसे ये जो जीव जंतु होते हैं बड़े होते जाते हैं, तो ये अपनी ऊपर की शेल छोड़ते जाते हैं। जैसे सांप में केचुली होती है, ऐसी सेम ये भी अपनी जो खल होते हैं, ये ऊपर की बॉडी है, इसको छोड़ते जाते हैं। पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता। ये जो एंडोस्केलेटन है, इनके केस में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि जो अंदर की बोन्स है वो मजबूत होती जाती है और इलोंगेट होती जाती है। तो हम जिम करते हैं, लटकते हैं, ऐसे हम लटक जाते हैं, तो हड्डियां खिंचती हैं, पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इस तरह से खिंचती है, और हमें स्पाइन बिल्कुल सीरीज में लेकर आती है, स्ट्रेट वाइज लेकर आती है। तो ये स्पाइनल को करेक्ट पोजिशन करने में हेल्प भी करती है। ओके, हम देख लेते हैं फिर से। एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, ये अक्सर इनवर्टिब्रेट में मिलती है। इनवर्टिब्रेट, ये जो वर्ड है, इन मींस जिसमें एब्सेंट है, और वर्टिब्रेट जो एब्सेंट है। तो क्या है वर्टिब्रेट, यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी है ये पूरी, जो यहाँ तक आती है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है, इसे कहते हैं हम वर्टिब्रेट। तो जो इसमें नहीं है उसे कहेंगे हम इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, क्रस्टेशियस। क्रस्टेशियस क्या होते हैं, क्रस्टेशियस वो जो समुद्री जीव होते हैं जिनके ऊपर लेयर होती है, जैसे एक्सोस्केलेटन की लेयर, खरगोश की, उसकी कछुए की लेयर हो गई, या फिर बीटल की लेयर हो गई ऊपर से, या फिर आपके जो क्रैब हैं उनकी लेयर होगी, लॉबस्टर की लेयर्स हो गई। तो बहुत हार्ड लेयर होती है, इसे क्रस्टेशियस कहते हैं। कंपोस्ट ऑफ द काइटिन, ये काइटिन की कंपोस्ट होती है।
अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, वर्टिब्रेट जैसे हो गए, हम लोग हो गए, है ना, हालांकि हमारे एक्सोस्केलेटन नहीं एंडोस्केलेटन है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो उनमें भी ये शेल प्रेजेंट होती है आउटर की तरफ। तो वो कौन कौन से हैं, वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई उनकी स्किल्स होते हैं, जैसे फेदर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, नेल्स हैं, हॉर्न्स हैं, हूफ्स है, टूथ जो इनेमल है, ये भी एक्सोस्केलेटन का काम करते हैं, और ये अल्फा केराटिन या फिर मिनरलाइज टिश्यू से मिलकर बने हैं। इसका जैसे इंसानों का भी हम बात करें तो ये दांत वांत हो गए, ये जो बाल हो गए, ये सब भी क्या एक इस एक्सोस्केलेटन का एक हिस्सा है जो हमें सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। दांत ना हो तो मजबूती नहीं होगी, और जो है खाना खाने में है इजी नहीं हो पाएगा खाना खाना। ओके, अब आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, हार्ड इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, और ये स्पेशली इंसानों में तो मिलता ही है। जो एडल्ट पोर्सेस कितने होते हैं एक एडल्ट के अंदर, या फिर एक नौजवान के अंदर, तकरीबन 206 हड्डियां होती हैं, और प्रोवाइड क्या करती हैं, ये सपोर्ट विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर रह के उसको सपोर्ट करती हैं। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है कि भाई बोन का स्ट्रक्चर क्या है और बोन का कंपोजिशन क्या है। तो हम पहले बात करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट में तकरीबन 65% ऑफ द बोन कंपोजिशन है, मीन्स बोन में या फिर जितनी पूरी हड्डी है उसका 65% तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम फॉस्फेट का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी पेटाइट क्रिस्टल्स, और कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, हार्डनेस और रिजिडिटी, मीन्स थोड़ा कठोर आपकी बॉडी को रखेंगे, हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे ये। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की, सिर्फ 35% का बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, 35% का बना हुआ है, तो पूरी हड्डी में से 35% आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन कौन से हैं, कोलेजन फाइबर्स। आपने सुना होगा कि भाई हमारी जो स्किन है या फिर जो फेस है, सब जो भी कुछ है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, सेम हड्डियों में भी कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये फाइबर्स प्रोटीन के होते हैं, और प्रोटीन जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहता है। दूसरा क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप देखोगे कि जो ये वाला पार्ट था, है ना, ये वाला पार्ट हमें जो है रिजिडिटी दे रहा है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है हमें क्या देता है, ये हमें देता है फ्लेक्सिबिलिटी। फिर ब्रिटल, प्रिवेंट द ब्रिटल फ्रैक्चर, छोटे छोटे फ्रैक्चर होते रहते हैं उनसे मैं बचाता रहता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं थोड़ा सा कूदता रहूं तो ये क्या करेगा, ये फ्रैक्चर करता रहेगा बॉडी में, तो ये इससे प्रिवेंट करता है, छोटे छोटे फ्रैक्चर होते रहते हैं और ये हमें बचा के रखता है। फिर वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट कितना है, 31%। तो सेलुलर प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो 31% इनफ है फॉर द केमिकल रिएक्शन के लिए। मेंटेन्स बोन हेल्थ, बोन की या हड्डी की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। फिर हम देखेंगे फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली पानी तो होना चाहिए, है ना। तो ये पानी हमारे किस फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, और ब्लड के साथ ये फ्यूज करता है। तो जो H2 है हमारी बॉडी के अंदर रहेगा इस फॉर्म में, प्लाज्मा, जिसमें हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में आपके सारे प्रोटीन होते हैं, प्लस ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कोलेजन, न्यूट्रोफाइल्स, ये सब प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्लाइड पे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब आता है बोन सेल्स एंड मैरो फंक्शंस। बोन सेल्स एंड मैरो फंक्शंस, तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत सी चीजें याद नहीं रहेंगी और नहीं समझ में आएंगी। सेल चैप्टर की जो लेक्चर है वो इसलिए लेंदी है क्योंकि वो स्टार्टिंग है, प्लस
वो काफी सारी चीजें कवर कर रहा है, आपको जो आने वाली चीज के लिए मजबूत कर रहा है। जैसे घर की जो फाउंडेशन होती है, जो नींव होती है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है और फाउंडेशन बनने में बहुत टाइम लगता है। उसी तरह से जो सेल चैप्टर है वो एक तरह का आपका फाउंडेशन है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज बैक टू द सेल चैप्टर। ओके, आप लेक्चर देखें, नोट्स पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें। एमसीक्यू सॉल्व अच्छे खासे हो जाते हैं तो एक बार ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर आप फिर से लेक्चर देखें, फिर से पीडीएफ पढ़ें जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, और फिर से आप एमसीक्यू सॉल्व करें। ओके, तो अब आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट पे। ये बोन सेल्स के नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, जब भी नई नई सेल बनते हैं, क्रिएटिंग द न्यू सेल्स, न्यू बोन टिश्यूज थ्रू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट मिनरल्स। जब भी कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम अलग, फॉस्फेट अलग के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जब ये नए सेल्स बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अगर हम ऑस्टियोसाइट्स की बात करें तो ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। ओके, जो एक बार बन गए, डिपोजिशन हो गया, अब इनमें मैच्योरिटी आएगी और ये फंक्शन करना शुरू करेंगे। ये मैकेनिकल स्ट्रेस भी झेल सकते हैं और हार्मोनल सिग्नल्स भी सेंड करते हैं। अब आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है कि भाई जो सेल्स हैं, है ना, रीअब्सॉर्ब हो जाए आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द ओल्ड एंड डैमेज्ड वन। जो भी सेल्स हैं और हड्डी के, वो डैमेज हो गए हैं, वो टूट गए हैं या फिर इसमें जान नहीं रही है, तो ये सेल्स उनको फिर से रीअब्सॉर्ब करेंगे। किसको? कैल्शियम को, फॉस्फेट को, कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को, और फिर से हड्डी को फिर से मजबूत करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तीन तरह के सेल्स होते हैं। ये है आपका ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये है न्यू, जब बनते हैं ये मैच्योर के लिए, और जब ये फिर से रीअब्सॉर्ब करना शुरू करते हैं। तो मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। देखो ये डायग्राम है, मैं फिर से स्लाइड पे आऊंगा, अभी जो है डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो ये है, नया नया सेल्स बनना शुरू हो रहा है ना, तो ये ऑस्टियो आपका क्या था यहाँ पे, ऑस्टियो ब्लास्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, दिस इज द ऑस्टियोब्लास्ट, नया नया सेल बनना शुरू हुआ है। दूसरा क्या है कि मैच्योर हो गया, अब फंक्शन कर रहा है, तो ऑस्टियोसाइट्स। तीसरा क्या है कि भाई क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो है जो भी डैमेज है, हो गए हैं या फिर कमी हो गई है, वीक हो गए हैं, तो फिर से कोशिश करेंगे कि भाई कैल्शियम को एब्सॉर्ब कर लिया जाए, फॉस्फेट को एब्सॉर्ब कर लिया जाए। या तो हम देखो दवाई खाते हैं या दूध वूध पीते हैं या कुछ ऐसा सामान खाते हैं, वेज या नॉन वेज, जिससे कैल्शियम आ सके। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं बनेगा, है ना। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, आपके जो हमने एमसीक्यू दिए हैं वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है। अगर वो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प नहीं होगी, है ना, आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सेम आप कितना भी पढ़, डजेंट मैटर, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो किसी काम का नहीं है। सेम यहाँ पर है, आप कितना भी खा लो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, तो चीजें बहुत सिमिलर है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, जो सेवरल न्यूक्लाई होते हैं लेकिन ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये फिर आप कह लो कि भाई ये तो री एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, इसी के बराबर में दूसरा डायग्राम है बोन मैरो का, इन अ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये बहुत लंबी बोन होती है, जो बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं येलो बोन मैरो। तो हड्डी तो एक ही है, ये लंबी है हड्डी। इसका मैं टीएस कर देता हूँ। जब मैंने इसका टीएस किया, इसको देखा, तो बाहर की लेयर तो रेड बोन है और अंदर की येलो बोन मैरो है। अब इनके फंक्शन क्या है, तो मैं स्लाइड पे फिर से जाता हूँ, इसको देखते हैं। देखिए, रेड बोन मैरो के बारे में बता रहा है ये, और इसमें कह रहा है कि भाई ये तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हेमाटोपोएसिस के थ्रू ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। हेमाटोपोएसिस, जब भी वर्ड हिमेटो आ जाए, आपको बिना सोचे समझे कह देना है भाई ये तो ब्लड है। ठीक है, और क्या बना रहा है, आरबीसी, क्या बना रहा है, आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। अब आप इतना तो जानते हैं कि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है जो ऑक्सीजन का कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जो भी
फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, उन्हें खा लेगा, उन्हें मार डालेगा और आपको बचा के जरूर रखेगा ये। फिर आता है प्लेटलेट्स। आपकी कट लग गया, सपोज करो कि आपकी लड़ाई हो गई है, आज आप शेर बन के निकल गए, है ना, और एक दो को मार डाला आपने, बहुत काटा पीटी कर दी, लेकिन इस बीच में आपकी तो कट लगेगा थोड़ा बहुत। अब उस कट से ब्लड ज्यादा ना निकले तो हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग करके आपके ब्लड सेल्स को रोक लेंगे और आपका ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचर ने आपको दिया है ताकि आप अपने आप को डिफेंस कर सकें। पर आप रहे महाबाहो, आप निकल गई अपना खून बहाने किसी को मारने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, और एक्सरसाइज करते रहिएगा। अब आता है येलो मैरो। येलो मैरो क्या होता है कि भाई इसके अंदर ना फैट स्टोर होता है, जो रिवर्ट टू द रेड बोन मैरो एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द स्ट्रेस और द इंक्रीज द ब्लड सेल्स द डिमांड। मींस क्या था, जैसे आपने अभी देखा डायग्राम में, ये रिवर्स हो जाता है, ये वापस चला जाता है। पहले ये फैट स्टोरेज है, एक तरह से रिजर्व फूड है, जब भी स्ट्रेस आएगा फैट टूट के वापस रेड बोन मैरो की तरफ या आउटर की तरफ जाएगा और वहां पे रेड ब्लड सेल्स WBC और प्लेटलेट्स को बनने में हेल्प करेगा, ठीक है, एक तरह रिजर्व वायर है ये, जब भी आपको जरूरत होगी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए इस स्लाइड्स को आप फिर से देख लीजिए, फिर हम स्लाइड चेंज करते हैं। अब आप इस स्लाइड को भी देख लीजिए, हम इसको भी चेंज कर देते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स। ये पार्ट्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, वैसे तो हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम्स है। ओके, तो एक्सियल में आप देखेंगे कि भाई टोटल कितनी बोन है, 80 बोन है, जिसमें से स्कल्स है, वर्टिब्रल कॉलम है और थोरेसिक केज है। हाँ, तो हमने एक चीज जो है मिस कर दी कि भाई हमने पहले बताया था कि पेल्विक रीजन भी इसमें आता है, पर ऐसा नहीं है। पेल्विक रीजन किस में आता है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है ना, ये अपेंडिकुलर इसमें आता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या मसल्स बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटल्स फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये सेंट्रल एक्सिस बनाता है, जिसके पास आपके पास सिर की खोपड़ा, है ना, स्कल्स है, और हाइट बोन है, छोटे छोटे कान की ऑसिकल्स हैं, वर्टिबल कॉलम्स, वर्टिबल कॉलम्स वही अगेन रीढ़ की हड्डी की तरफ, और थोरेसिक केज मींस वही रिब्स। ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी, ये आपके रिब्स, रिब्स यहाँ से आते हैं पूरे यहाँ तक आके फ्यूज हो जाते हैं, उन्हें हम रिब्स कहते हैं। तो कितनी है, 25 हैं। यहाँ वर्टिबल कॉलम कितने हैं, 26 हैं, ये 22 हैं। और जो बचे कुचे हैं वो कान के अंदर हैं, छोटे छोटे इस तरफ भी प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल भी प्रेजेंट होता है, लोअर मैंडिबल, अपर मैंडिबल, नोज की भी जो है बोन्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ आ जाएंगी। तो आप अगर एक बार देखें एक्सियल स्केलेटन का डायग्राम, तो स्कल्स, बोन्स, वर्टिबल कॉलम्स एंड द थोरेसिक रिब केज, इसमें आपका फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथेमोइड, ये तो ब्रेन के पार्ट हो गए, ठीक है। फिर नसल्स नाक का हो गया, फिर लैक्रिमल नाक के पास का हो जाएगा, होमर नाक के नीचे का हो जाएगा, जाइगोमैटिक ये चीक के पास का हो जाएगा। जाइगोमैटिक जो है आपका इस तरफ का पार्ट का होता है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो ये जैसे मेरे उठा हुआ है ये। फिर मैक्सिले जो अपर जो होता है, मैंडिबल जो लोअर जो होता है ना। अब आते हैं वर्टिबल कॉलम्स में, वर्टिबल कॉलम्स की हम बात करेंगे तो ये यहाँ से ले तक पूरा ऊपर तक जा रहा है। इसके अंदर थोरेसिक केज, थोरेसिक रिब केज भी आता है, जिसमें आपको ये 25 हड्डियां दिख जाएंगी। ओके, अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो आर्म बोन्स, लेग बोन्स और पेल्विक गिल्डल्स, तो यहाँ भी तीन है, 1 2 3, और यहाँ भी तीन है, 1 स्पेशली 1 2 एंड 3, ठीक है। आर्म के अंदर ही आपके शोल्डर गर्डल्स के आ जाएंगे जो प्रेजेंट होते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन्स किस किस के होते हैं, लिम्स और गर्डल्स के होते हैं। पैक्टोरल गिल्डल्स 4 बोन है, अपर लिम्स 60 बोन है, पेल्विक गिल्डल्स 2 बोन है और लोअर लिम्स 60 बोन है। तो अपर और लोअर के सेम सेम है ना। हमने देखा था कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फेलेंजिस। तो कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस इक्वल हो गए।
बस यहाँ पे क्या है कि पेक्टोरल गर्डल में दो स्कैपुले, दो क्लेविसेल्स और यहाँ पे दो हिप बोन होती हैं, तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, तो एक बार डायग्राम चेक कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी एक बार आप स्लाइड चेक कर लीजिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से वहां पे 80 बोन थी, यहाँ पे कितनी है टोटल? 126 के आसपास। कितनी है? 126 की होती है आपकी। अब आते हैं बोन क्लासिफिकेशन। बोन क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा गया है? हम बेसिस बताना पड़ेगा ना, डेट इज शेप, शेप के बेसिस पे। तो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स में फीमर और ह्यूमर है। तो फीमर ह्यूमर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, कहाँ थी फीमर ह्यूमर? कहाँ थी? ये देखिए अपेंडिकुलर में है, फीमर है, ये ह्यूमर है, लॉन्ग बोन्स हैं ये, है ना। ये क्या हेल्प करते हैं? मूवमेंट में और सपोर्ट में। किस चीज का सपोर्ट करते हैं? बॉडी वेट। तो मेरा जितना भी वेट है, मैं क्योंकि मैं बनिया हूँ और मेरा जितना वेट है बहुत मोटा है, मेरा वेट है, मैं खाता रहता हूँ, हम बनिया फैमिली से हैं। तो हमारा सारा भार कौन संभाल रहा है? हमारे पैर संभाल रहे हैं। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन कौन कौन सी होती है? कार्पस एंड द टार्सल्स। ये क्या प्रोवाइड करती है? स्टेबिलिटी और सपोर्ट देती है। बहुत कम मूवमेंट है इनमें, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है। ओके, फिर आता है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कौन कौन सी होती है? स्कल, स्टर्नम, रिब्स। और ये क्या करते हैं? हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें स्कल्स की, तो स्कल्स क्या सपोर्ट करता है? जो स्कल्स के अंदर ब्रेन है, जिसके थ्रू आप इतने ज्ञानी बन चुके हैं, वो ब्रेन के ऑर्गन्स कहलाते हैं, व्हाइट मैटर एंड द ग्रे मैटर। ओके, तो ये प्रोवाइड मसल्स अटैचमेंट साइट्स। अब आता है इरेगुलर बोन्स, जिनकी कोई शेप नहीं है ना। इरेगुलर बोन्स की हम बात कर लेते हैं। तो वर्टिब्रेट और मैंडिबल्स स्पेशलाइज्ड इज शेप फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। तो वर्टिब्रेट वही जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा सेक्शन निकाल लूँ इसका, टीएस काटूं, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। मैंडिबल जो लोअर जो होता है उसका पैटर्न। तो इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार स्लाइड चेक कर लीजिए, फिर हम दो चेंज करते हैं। अब आते हैं जॉइंट्स टाइप्स एंड मूवमेंट। मींस जो बोन है, इतनी सारी बोन किस तरह से अपने आप को जॉइंट करे हुए हैं। तो देखो ये छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि इस डायग्राम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो एग्जाम्पल पूछेंगे प्लस जॉइंट्स का नाम पूछेंगे। तो अगर हम बात करें गर्दन की, है ना, देखो ये गर्दन आ गई। इस गर्दन पे कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कैसा होता है? जो आपको 180 डिग्री सेल्सियस मूव कर सकता है। ओके, फिर आता है आपका हिंज। हिंज जॉइंट ये कहाँ होता है? ये फोर आर्म में होता है। ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि आप इसको बाइसेप्स या ट्राइसेप्स बनाने में बहुत यूज करें। फिर आपके जो छोटे छोटे सैडल जॉइंट्स होते हैं, सैडल जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? पैलेंजेस में, इस तरह से, है ना। ये यहाँ पे छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो कनेक्टेड हैं, और मैं इसको ऐसे मूवमेंट करने में हेल्प कर सकता हूँ। फिर होता है, नेक्स्ट है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? ये भी आपके जो है फोर आर्म्स में प्रेजेंट है। ये कार्पल्स में है, यहाँ पे आपके कार्पल्स आ जाएंगे। तो ये बस इस तरह से हल्का सा मूवमेंट, वन डायरेक्शन एंड इन दिस अनदर डायरेक्शन। ओके, ना तो ये 360 है। 360 क्या होता है भाई? पूरा ऐसा घुमा सके, है ना, ऐसे पूरा घूम कर जाए, ऐसा नहीं होता। फिर आता है आपका बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो मैं अपना हाथ ऐसे मूव कर पा रहा हूँ पूरा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। जो सॉकेट होता है इस तरह से होता है, और जो बॉल होती है इस तरह से होती है, और ये पूरा का पूरा मूव करता है। ओके, मैं इसे रिवर्स में भी ला सकता हूँ और फ्रंट में भी ला सकता हूँ। ऐसे मेरे हिप्स की जो होती है वो भी बॉल्स एंड सॉकेट्स की होती हैं। तो होता क्या है, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना ग्रीस पॉइंट होते हैं, कुछ ग्रीसिंग है, ऑयल है, ये कह लो एक तरीके से, जिसको ग्रीस करते रहते हैं और मूवमेंट होता रहता है। जब बॉडी के अंदर ऑयल
खत्म होने लगता है, ये ग्रीस खत्म होने लगती है, तो क्या होता है, इनमें पेन शुरू हो जाता है। हड्डी पास में आ गई, फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, फिर होगा बुढ़ापे का दर्द। कहते हैं बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, बस इसलिए बुरा है, वैसे ज्यादा कुछ बुरा नहीं है ना। तो टाइप्स ऑफ द मूवमेंट इसमें लिखे हुए हैं। देन फाइब्रस जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो अगर मैं आपको स्किल्स के पास लेके चलूं, इस स्किल्स में छोटे छोटे, अरे तो काफी, हाँ जी, तो इसके पास छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जब बचपन में होती है ना तब होते हैं। अब तो आप जवान हो गए, अब नहीं दिखेंगे। ऐसे फ्लैट टाइप के होते हैं, जब हम देखेंगे ना किसी स्कल्स को, तो वहां पे जॉइंट दिखते हैं, ये जॉइंट मूव नहीं करते, इन्हें कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। ओके, लिखा हुआ है ना, इमूवेबल कनेक्शन, इमूवेबल कनेक्शन है ये, लाइक द स्कल्स स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये उनके साथ जुड़ के रहते हैं। अब आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स क्या करते हैं, slightly movable joints like the invertebral disc and pubic symphysis connected by the cartilage। तो जो कुछ सॉफ्ट पार्ट टाइप के होते हैं जो स्लाइटली मूव कर सकते हैं, वहां पे कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज जैसे हमारी ये चीज हो गई, ये नाक हो गया, ये ईयर हो गया, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और उन जॉइंट्स को कहते हैं हम कार्टिलेज जॉइंट पॉइंट्स। अब आता है साइनोवाइडल्स जॉइंट्स। साइनोवाइडल जॉइंट्स में आपको जैसे दिखा चुका हूँ, तो फ्री मूवेबल जॉइंट्स इंक्लूडिंग द बॉल सॉकेट, जैसे बॉल सॉकेट हो गया, थोड़ा हिंज हो गया, नी हो गया, पाइवोट या फिर एक्सिल, एटलस एक्सिस हो गया, और कुछ और पॉइंट। तो जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें कहते हैं हम सिनोवियल जॉइंट्स। जिनके अंदर स्लाइटली मूवमेंट हो सकता है उन्हें कहते हैं हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और जिनके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो सकता उन्हें कहते हैं हम फाइब्रस जॉइंट्स। ओके, तो आप इन जॉइंट्स में से इनकी कैटेगरी डाल सकते हैं ए, बी एंड सी। ये आप काम कीजिए कि यहां से जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वहां से निकाल के इनके कैटेगराइज करिए। ओके, ये आपका होमवर्क भी है। तो चलिए इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है टीथ। ओके, टीथ, ये आपके स्पेशलाइज एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है। ओके, स्पेशलाइज एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो दांत जो है कैल्शियम के बने हुए हैं, ये एक इनेमल लेयर होती है, बहुत मजबूत लेयर होती है, लेकिन आपकी बैड हैबिट की वजह से इसमें हो जाता है डिके, और ये हो जाती है खराब। तो बेहतर है कि आप जब भी सुबह उठें ब्रश करें, और जब आप रात में सोने वाले हो तब भी ब्रश करके ही सोएं, ज्यादा ना घिसे, थोड़ा हल्का हल्का ब्रश करके आप सो जाएं। ओके, तो अब देखिए ये डायग्राम हमने दे रखा है, अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं या फिर इसको स्प्लिट कर दूं, इस तरीके से मेरे सेक्शन बन जाते हैं दांतों के। ये राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ है, तो दो तो यहाँ पे हैं इंसीजर्स, फिर एक है कैनाइन, फिर दो प्रीमोलर्स और तीन मोलर्स। जस्ट अब सेम चीज है। ओके, सो वी कैन से 2 1 1 2 3, 2 1 2 3, ना 2 1 2 3। तो एक डेंटल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक डेंटल फॉर्मूला। इसको यहाँ पे लिख देते हैं डेंटल फॉर्मूला को, आप भी लिख लें अपनी कॉपी में, डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3, 2 1 2 3 × 2। तो ये पे लॉजिक मत लगाइएगा कि इसको उससे डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो आंसर 2 आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आपको डेंटल फॉर्मूला है, तो ऊपर वाले हाफ है ना, मैंने बिल्कुल हाफ ले लिया पहले, तो फिर यहाँ का हाफ ऊपर का और नीचे का हाफ, तो 2 1 2 3 × 2 सेम सेट आता है। तो उनके दांतों के नाम क्या है, उनको भी देख लेते हैं हम।
पहला है इंसीजर्स। इंसीजर्स वो होते हैं जो आगे के बहुत पैनी दांत होते हैं और किसी चीज को काटने में हेल्प करते हैं। फिर कैनाइन। कैनाइन जो होते हैं आपको एक ओमनीवोरस की कैटेगरी में लेकर आते हैं, क्योंकि हम देखो क्या करते हैं, हम खाना भी वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। कैनाइन बताता है कि हम मांस को टीयर अप कर सकते हैं, है ना। तो हम वेज नॉन वेज बाई चॉइस होते हैं, पर नेचर ने तो हमें ओमनीवोरस बनाया है ना। शेर को तो कार्निवोरस है वो, उसके कैनाइन बहुत लंबे लंबे होते हैं, कुत्तों के लंबे लंबे होते हैं। डोमेस्टिक कुत्ते अब रोटी खा लेते हैं, लेकिन जो नेचर ने उनको बनाया था वो था उनके कैनाइन के हिसाब के बेसिस पे। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके कैनाइन वगैरह इस तरह से ज्यादा डिफाइन नहीं करते, वो इनके सिंपल फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को चबा सकें और चुई कर सकें, ये सब कर सकें। तो इंसीजर का काम है काटना, कैनाइन का काम है मांस को फाड़ना, प्री मोलर्स और मोलर्स का काम है ग्राइंडिंग एंड चुइंग। तो थोड़े ये थिक होते हैं, ग्राइंडिंग एंड चुइंग। फिर एक लास्ट में जो कभी कभार वाइज विजडम निकल कर आता है ना, समझदारी वाले दांत बहुत टाइम के बाद निकलते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, वो भी बाद में निकलते हैं, लेकिन ये मेन तो यही चीजें हैं हमारे। तो हम देख लेते हैं इंसीजर का काम क्या है। इंसीजर का काम है शार्प चिजल शेप टीथ डिजाइन फॉर कटिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीस, छोटे छोटे पीस में काटने में ये हेल्प करता है। कैनाइन टीयरिंग एंड ग्रिपिंग फूड स्पेशली द टफ मटेरियल। टफ मटेरियल तो देखो मांस ही होता है ना। शेर के कैनाइन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं ताकि वो उस मांस को पकड़ सके और उसे फाड़ सके। फिर आया प्री मोलर्स एंड द मोलर्स। ये ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं और ये फ्लैट सरफेस के लिए होते हैं ताकि ये ग्राइंड और च्युइंग कर सकें मैस्टिकेशन के टाइम पे। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन का मतलब होता है जो भी आपने खाना खाया है और जो आपका सलाइवा है दोनों मिक्स हो जाए प्रॉपरली, है ना। दांतों से तो हम बाइट ग्राइंड एंड चुई कर देंगे, लेकिन सलाइवा उनमें मिक्स होता जाएगा, इसे कहते हैं मैस्टिकेशन, द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा। या फिर आपका जो भोजन है आपके लार के है मिक्स हो जाता है, वो घुल जाता है ताकि वो पेट में जाए तो वो सॉफ्ट हो जाए। मास्टिकेशन, मैस्टिकेशन हो गया ये। ओके। अब आता है आपका डाई फायोडोंट। डाई फायोडोंट डेंटिशंस मींस दो, टू सेट। एक तो दूध के दांत आते हैं और फिर जवानी में दांत आते हैं। दूध के दांत तो झड़ जाते हैं, लेकिन जो एडोलसेंस में ये जवानी के टाइम पे दांत आते हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं, बुढ़ापे तक चली जाते हैं, है ना, वो लास्ट तक रहते हैं। अगर आप सही ढंग से उनकी केयर करते हैं तो लास्ट तक रहेंगे, नहीं करते तो आप लास्ट हो जाओगे, दांत तो कब के चले जाएंगे। तो डेंटल फॉर्मूला में आपको बता दिया। अब आता है टूथ कंपोजिशन, किस चीज से बना है टूथ। तो जो बाहर की लेयर है उसे कहते हैं एनेमल, ये जो बहुत हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। और किस चीज से बना है, कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी पैटाइट क्रिस्टल। ओके। तो एक बार स्लाइड को देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। अब एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, बार बार वही चीज पूछ रहा है जो हम आपको बीच बीच में बताते गए कि भाई ये क्या फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो अगेन स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है आपको, फ्रेमवर्क देता है, बॉडी की शेप को मेंटेन करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। प्रोटेक्शन देता है किस चीज में, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, चाहे हार्ट है लंग्स हैं, किसके अंदर होते हैं ये, रिब्स के अंदर। मूवमेंट में हेल्प करता है ना, आपके मसल्स को मूव करने में या फिर लोकोमोशन करने में ये हेल्प करता है। फिर मिनरल स्टोरेज में भी हेल्प करता है, मिनरल स्टोरेज मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम को भी ये स्टोर करने में ये हेल्प करता है। देन ब्लड सेल फॉर्मेशन में, जैसे हमने देखा कि जो रेड बोन मैरो होती है वो आपकी वर्क करती है आरबीसी को बनाने में, और जो येलो वाली होती है वो हेल्प करती है फैट को रिजर्व करने में। जब स्ट्रेस आएगा वो फैट फिर से आपकी सेल से बनना शुरू हो जाएगा। फिर एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, जैसे ऑस्टियोकैल्सिन टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। ये अलग तरह के जो हार्मोन्स होते हैं ऑस्टियोकैल्सिन, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो स्लाइड देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ जी। अब आता है द कॉमन स्केलेटल डिसऑर्डर। तो कुछ डिसऑर्डर यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखी हैं। आप देखेंगे यहाँ पे देखो एक हेल्दी बोन बोन है और यहाँ पे एक लो बोन डेंसिटी
बोन है, मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स हड्डी हो गई, हड्डी के सेल हो गए, पोरोसिस इसमें छेद होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे दो तरह के दे रखी है, हाई डेंसिटी ऑफ बोन एंड लो डेंसिटी ऑफ द बोन। अब आप देखोगे कि भाई हेल्दी स्पाइन जो होती है वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, जब हड्डी वीक होना शुरू हो जाती है, तो छोटे छोटे फ्रैक्चर आने शुरू हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। मींस मैं बस ऐसे हुआ, मेरी हड्डी कमजोर है और मेरे फ्रैक्चर आने शुरू हो गए। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे फ्रैक्चर होते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं। इसे कहते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। बहुत छोटे छोटे फ्रैक्चर इसमें, क्योंकि आपकी हड्डी बहुत कमजोर होगी, इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम की कमी होना शुरू हो गई है। तो एक तो ये हो गया कि रिकेट्स एंड द ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया का मतलब क्या होता है कि विटामिन डी की कमी हो गई है। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डी, बच्चों की हड्डी जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो आपको क्या क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, अदरवाइज हड्डी कमजोर हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हड्डी वीक होने लगती है और थिन होने लगती है। फिर हमने देखा ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, cartilage wear, then rheumatoid arthritis, autoimmune disorder, gout, gout means uric acid crystals। तो आर्थराइटिस के टाइप्स हैं ये। कहते हैं ना घुटनों घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, जॉइंट्स में पेन शुरू होना शुरू हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये तो यूरिक एसिड बढ़ गया है, इसलिए जो जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कौन सी होती है? जैसे स्कोलियोसिस मींस स्पाइन का कर्वेचर जो है खराब होना शुरू हो जाता है। स्लिप डिस्क या वेरियस टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। जो स्लिप डिस्क होती है वहां पे दो वर्टिब्रेट खिसक जाती है, या तो आपने बहुत ज्यादा वेट उठा लिया है तो डिस्क क्या कहते हैं हिल जाएगी, या फिर आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसमें जो ये ग्रीसिंग वाला पार्ट था ना, ये खत्म हो गया है, इसे कहते हैं ग्रीस पार्ट। ग्रीस पार्ट तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये फ्रिक्शन को खत्म करता है। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा और हड्डी बार बार एक दूसरे को फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती रहेंगी, जिससे पेन शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा पेन के बाद फिर लास्ट स्टेज आती है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है और यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये कंप्रेशन फ्रैक्चर मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ना ये कितना हेल्दी है और इसमें कितने सारे पोर्स आ गए हैं। इसकी जो पोरोसिटी थी बहुत कम, उससे पोरोसिटी बढ़ती जा रही है, मीन्स इसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिर हमने एक और बीमारी पढ़ी थी, दैट इज द स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में आप देखेंगे कि जो स्पाइन कर्वेचर है, जिसको सीधा होना चाहिए था, वो टेढ़ा होना शुरू हो गया। ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ओके, स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब आता है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई टोटल हमारी 600 मसल्स हैं। ओके, टोटल मसल्स कितनी है? 600। और ये बॉडी का कितना वेट बियर अप करती हैं? तकरीबन 40 से 50% बॉडी का वेट बियर अप करती हैं। तो मसल सिस्टम ऑर्डिनेट होता है किससे? मेसोडर्म से। अब ये मेसोडर्म क्या होती है अभी बताते हैं। आप इसको जूम करके देखिए जरा कि द मस्कुलर सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब भी जो जायगोट होता है, जायगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो तीन तरह की लेयर होती है। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, क्योंकि तीनों लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। So, mesoderm during the embryonic development and possesses four की प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है एक्सीटेबिलिटी, मींस
रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स शॉर्टन द फोर्सफुली, एंड एक्सटेंसिबिलिटी स्ट्रेच, एंड इलास्टिसिटी रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई जो चार फीचर्स हैं इसके, पहला क्या था, एक्साइटेबिलिटी में से बहुत एक्साइट हो जाता है। जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे पेन चुबा दूं अपने तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये स्टिमुलस होता है। तो ये कब होता है, जब यहाँ पे एक्साइटमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा, यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स जो चीजें शॉर्ट, अभी शॉर्ट कैसे होती है मसल्स वो आगे पता चलेगा हमें, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स स्ट्रेच, हम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं वैसे ही मसल्स अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि भाई जितना आपने स्ट्रेच किया या कॉन्ट्रैक्ट किया, आप अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ गई। जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ को हम खींचते हैं फिर हम छोड़ देते हैं, जब खींच के छोड़ देते हैं तो वापस वो ऐसे होती है। जब वापस वो कॉन्ट्रैक्ट होगी थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप में आएगी, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। ये देखिए डायग्राम, रेक्टस एब्डोमिनियस एप्स, रेक्टस एब्डोमिनस एप, ये 6 ऐप हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, और ऋतिक रोशन की तो 7 8 है, तो हम तो सिर्फ 6 तक ही अटक जाते हैं, ऋतिक रोशन जी ने तो 8 तक कर रखे हैं। सबसे लार्जेस्ट मसल्स ये वाली है, ग्लूटियल मसल्स, ये की ग्लूट लार्जेस्ट। ओके, चलिए आप स्लाइड देख लीजिए फिर हम स्लाइड चेंज करते हैं। अब आता है 3 तरह के हमारे पास मसल्स टिश्यू हैं, वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स टिश्यू। तो पहला है स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ, और तीसरा है कार्डियक। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, इनमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। अगर मैं स्मूथ सेल्स की बात करूं तो ये स्पिंडल शेप होती है, एक ही न्यूक्लियस होता है और इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होते, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। फिर कार्डियक मसल्स आती हैं, कार्डियक मसल्स जो है लाइट और डार्क बैंड तो होती हैं प्लस वो ब्रांच्ड भी होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि स्केलेटल मसल्स ब्रांच नहीं है, सिंपल सिंपल सी है, लेकिन हाँ लाइट डार्क है ना, ये लाइट और डार्क बैंड बन रही है, और जो छोटे छोटे रेड रेड्स हैं ये आपके क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे सिंपल सा है, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये स्पिंडल शेप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कार्डियक मसल्स की बात करूं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह से ये ब्रांच्ड होती है बहुत सारी, लाइट और डार्क बैंड भी इनमें प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। तो मैं अगर मैं कहूँ कि भाई स्केलेटल मसल्स या फिर जो वॉलंटरी मसल्स हैं और ये आपकी हो गई इनवॉलंटरी मसल्स हो गई, इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी रखता है वो है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखता है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी कुछ प्रॉपर्टी उसकी, तब जाके बनता है कार्डियक मसल्स। ओके, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल है, राइट, जैसे आपको बताया स्ट्रेटेड अपीयरेंस, स्ट्रेटेड क्या होता है, मींस ब्लैक वाइट बैंड। जैसे ये तो खैर ब्लैक बोर्ड हो गया, अगर ये व्हाइट होता तो मैं आपको व्हाइट के साथ समझा देता, लाल वाले को समझे आप ब्लैक और जो पीछे ब्लैक वाला है उसको समझे आप व्हाइट। ओके, तो डार्क और लाइट बैंड होते हैं इसमें प्रेजेंट, और न्यूक्लियस होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। मैंने भी कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 बनाए हैं, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। फास्ट एक्शन फॉर द मूवमेंट एंड द पोस्चर, इसमें फास्ट एक्शन होता है, तो भागने के लिए मुझे क्या चाहिए वो है स्केलेटल मसल्स। फिर आता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल के बारे में पढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हम रात में सो जाएं तब भी हमारी सांसें चलती रहेंगी। फिर आता है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें कोई ब्लैक व्हाइट का किस्सा ही नहीं है, नो ब्लैक एंड नो सॉरी लाइट एंड डार्क बैंड का कोई किस्सा ही नहीं है, ये बहुत सिंपल सी होती हैं।
फिर स्पिंडल शेप है, जैसे बनाया ना इन्हें, स्पिंडल शेप बनाई है ये, और ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती है, फाउंड इन द ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि बहुत से ऑर्गन को हम वर्क करते ही नहीं है अपने हिसाब से, वो अपनी ही पेस पे अपनी स्पीड पे वर्क करते रहते हैं, इसलिए ये स्पिंडल फाइबर मसल्स उसमें मिलते हैं। अब आता है कार्डियक। कार्डियक को देखें, इनवॉलेंट्री है, आप अपनी दिल की धड़कन तो कंट्रोल नहीं करते, पेसमेकर लगा हुआ है, खुद क्या कहते हैं धड़कता रहता है, स्ट्रेटेड है, डार्क और लाइट बैंड्स में प्रेजेंट है, ब्रांच्ड है, ठीक है, और इंटरसेल्युलर डिस्क फॉर द सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्यों है ये? ताकि इनमें कनेक्शन बना रहे और इन सबको पता रहे कि भाई अब पेसमेकर ने सिग्नल भेजा है, तो सबका काम है कॉन्ट्रैक्शन। तो धक 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 धक, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, ठीक है। ऑट्रियम ऑट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, तो धक 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 धक। तो ये कब पॉसिबल है? जब इनमें कनेक्शन होगा, जब ये ब्रांच्ड होंगी, जब इनमें सिग्नल्स एक साथ जाएंगे। ओके, धक धक। स्लाइड को आप देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जब जायगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो 3 लेयर होती है हमारे पास। पहली है ऊपर के बाहर वाली एक्टोडर्म, मेसोडर्म अंदर वाली, और बीच वाली, देन अंदर वाली एंडोडर्म। तो 3 लेयर हो गई। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, वी हैव एक्टोडर्म फर्स्ट, देन मेसोडर्म, देन एंडोडर्म। तो ये देखिए ना, एक्टोडर्म क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम प्लस स्किन। मेसोडर्म क्या बना रहा है? मसल्स, स्केलेटल, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 1 2 3 4 है ना, 4 बना रहा है। एंडोडर्म क्या बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर। तो ये आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, 1 सिंगल मार्क्स में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, और इसमें मार्क्स लूज करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष गर्ग ने आपको ये सब पढ़ा दिया है। ओके, वही डायग्राम ये फिर से आए हैं, देखिए कार्डियक है, स्मूथ है, स्केलेटल है। स्केलेटल में आपकी जो है लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं, और ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, फिर आपका स्पिंडल शेप ये हो गए प्रेजेंट, यहाँ पे बस एक ही न्यूक्लियस है। फिर आपका कार्डियक मसल्स, ये देखिए ना ब्रांच्ड है ये। कुछ प्रॉपर्टी इसने किसकी ली है? कुछ प्रॉपर्टी ली है वॉलंटरी की, कुछ प्रॉपर्टी ली है इनवॉलंटरी, और कुछ प्रॉपर्टी है इसकी यूनिक। तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी यही है कि ब्रांच्ड है और सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट रहेंगे तो सबको सिग्नल एक साथ मिलेगा, तेजी से मिलेगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे ये लेग्स मसल्स का हो गया, ये हमारे स्टोमक का हो गया, और ये हमारे सबसे मेन पार्ट दैट इज द दिल, है ना, हार्ट का हो गया। चलिए इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं फिर स्लाइड चेंज करता हूँ। अब आता है स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे काम करता है? तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं मसल्स फाइबर, है ना, सबसे बड़ा होता है मसल्स फाइबर। फिर उसका एक छोटा सा पार्ट होता है मायोफिब्रिल्स, और उसमें से भी छोटा पार्ट जो होता है वो सैक्रोमियर। तो सैक्रोमियर जो होती है वो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मसल्स। जैसे हम कहते हैं ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, लाइफ को जिंदा रखने के लिए सेल इज द फंडामेंटल। वैसे ही मसल्स में क्या होता है? सैक्रोमियर। तो सैक्रोमियर क्या एक यूनिट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है और मसल्स एक्शन में रहती हैं। तो इनको डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं। ये पूरा आपका मसल्स फाइबर है, इस मसल फाइबर में से एक होता है हमारा मायोफिब्रिल्स। तो ये पूरा का पूरा मसल्स फाइबर है, बहुत सारे इसमें मायोफिब्रिल्स हैं, है ना। और आपको इसको इसमें बीच में दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, छोटा सा पार्ट हो गया मायोफिब्रिल्स, और एक यूनिट को बोलते हैं सैक्रोम। सैक्रोलीमिया क्या होता है? वो ये बाहर की जो लेयर है उसको कहते हैं सैक्रोलीमिया। और जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे कहते हैं हम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कैल्शियम की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पॉसिबल है, मसल्स वर्क कर पाती हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया मसल्स फाइबर। अब इसकी छोटी सी यूनिट है हमारे पास मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को हम चेक करेंगे, तो मायोफिब्रिल्स में एक यूनिट कहलाती है सैक्रोमियर। इसको आगे चेक करते हैं, पहले हम मायोफिब्रिल्स के बारे में देख लेते हैं। मायोफिब्रिल्स में हमारे पास थिक फिलामेंट, जिसको मैं अभी तक डार्क बोल रहा था ना, ये वही चीज है, डार्क। और ये है हमारी लाइट। लाइट क्यों है? क्योंकि थिन है ये थिन है और ये थिक है। तो मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एंड एक्टिन, ये दो प्रोटीन लाइन हमारे पास होती हैं। और अब देखें यहाँ पे कि जहां जहां एक्टिन है, सिर्फ एक्टिन है, यहाँ मायोसिन नहीं है, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? जेड लाइन। ओके, तो अब हम जाते हैं सेक्रोमियर पे। सेक्रोमियर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओके, तो इसमें आप देखें जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, यहाँ पे ओनली मायोसिन, मायोसिन, यहाँ सिर्फ मायोसिन है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम एच जोन। और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है, ओनली एक्टिन, उसे हम कहेंगे जेड लाइन। और जहाँ दोनों प्रेजेंट होते हैं, इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं सैक्रोमियर। तो अब देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सैक्रोमियर यूनिट चलता है। यहाँ पे एच जोन, यहाँ पे जेड जोन। तो हमारे एच दो हो गए, जेड हमारे दो हो गए एक ही इसमें। ठीक है, क्या क्लियर है आपको ये डायग्राम? है ना? इसको बार बार देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखें, या फिर जो है थोड़ा सा 5 मिनट पहले करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है ये। तो ये रिलैक्स कंडीशन में है और ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है। आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में एच जोन तो हो गया गायब और सिर्फ बचा है एम लाइन। यहाँ पे आपकी एच जोन भी ऑलमोस्ट गायब सा ही हो गया है, क्योंकि मायोसिन और एक्टिन दोनों साथ में आ गए, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो दूर दूर भागते हैं उसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो वी कैन से ये रिलैक्सेशन है, जब वो मसल्स आराम करती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन है जब मसल्स काम करती हैं। इस तरीके से मसल्स फाइबर्स, मायोफिब्रिल्स एंड द सैक्रोमियर्स। अब आता है हमारा कि भाई काम कैसे करता है ना? ओके, तो पहले इसको देख लेते हैं मसल्स फाइबर्स को। इंडिविजुअल मल्टीन्यूक्लिएटेड मसल सेल्स कंटेनिंग मल्टीपल मायोफिब्रिल्स, चलिए ये हो गया। फिर मायोफिब्रिल्स क्या है? एक्टिन होता है थिन और मायोसिन होता है थिक। ये अरेंज करते हैं कैसे? एक रिपीटेड यूनिट में। तो रिपीटेड यूनिट बोल रहा है, तो कौन सी यूनिट है ये? सेक्रोमियर। सेक्रोमियर क्या होता है? यूनिट फॉर्म द जेड लाइन टू जेड लाइन, जेड लाइन टू जेड लाइन। अब देखा यहाँ पे जेड लाइन टू जेड लाइन आ रहा है, जेड लाइन टू जेड लाइन, ये रिपीट करती हैं। So containing the I band actin, A band myosin and the H zone myosin only। यहाँ पे बॉन्ड दे रखे हैं ये। तो ये डायग्राम क्लियर है। अब बताते हैं कि भाई कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, ये किसने दिया था? हक्सले ने दिया था 1954 में। और ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो हम देखेंगे इसमें कि नर्व इम्पल्स आता है। अगर ये हमारे न्यूरॉन्स एंड पॉइंट है और यहाँ हमारी मसल्स है, ये नर्व्स है और ये मसल्स है। नर्व्स के बारे में हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज ना सीरीज में देखनी पड़ेगी। अगर आप सीरीज भूल जाओगे या फिर आपने कोई क्लास मिस करी, तो आपका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा कि कौन सा कैल्शियम कहाँ से जा रहा है, कौन सा सिग्नल कहाँ से जा रहा है, तो आप भूल जाओगे। ठीक है,
तो आप जो है कंटिन्यू करिए। और लाइट बैंड, डार्क बैंड यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो पहला काम क्या है कि भाई मोटर न्यूरॉन से स्टिमुलस आता है मसल्स फाइबर तक और ट्रिगर करता है किसको, कैल्शियम आयंस के रिलीज को। कहाँ से आएगा कैल्शियम आयन, ये आएगा आपका साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम बाइंड विद टू द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन एक एक्टिन के ऊपर प्रोटीन होता है, उससे बाइंड करता है और कॉजिंग द ट्रोपोमायोसिन टू मूव एंड एक्सपोज द बाइंडिंग साइड ऑफ द एक्टिन। ये ट्रोपोनिन पे आ जाएगा और ट्रोपोमायोसिन को एक्सपोज करता रहेगा और एक्टिन को एक्सपोज करेगा, इसके से कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगी। स्लाइडिंग, जैसे ये है स्लाइडिंग हो जाएगी। फिर क्रॉस ब्रिज बन रहा है, मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है। सपोज करो कि ये मायोसिन है, मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन है पतला पतला सा, तो ये ऐसे क्रॉस ब्रिज बनाएगा और जब कैल्शियम टूटेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन स्लाइड करता रहेगा। ओके, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और एनर्जी रिलीज होगी, तो स्लाइडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड पास द मायोसिन और सैक्रोमियर शॉर्टन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सैक्रोमियर में शॉर्टन से मतलब है कि जो जेड टू जेड की लाइन थी वो शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होगा ना, ये जो हेड था मायोसिन का ये इसके ऊपर से ऐसे स्लाइड करता रहेगा। जब स्लाइड करेगा, ये स्लाइड करा तो कॉन्ट्रैक्शन पड़ गया। देखो जैसे ये डायग्राम, ये एक्टिन है, ये मायोसिन का हेड है, मायोसिन फिलामेंट है, ये क्रॉस ब्रिज बना रहा है मायोसिन के साथ। कैल्शियम यहाँ पे आ चुका है और एटीपी का हाइड्रोलाइज होगा। एटीपी, एटीपी टूट के बनेगा एडीपी और पी में। एडीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, यहाँ पे सिर्फ 2 फॉस्फेट है क्योंकि एक छोड़ दिया, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइज ऑफ एटीपी। क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं इसको, हाइड्रोलाइज ऑफ एटीपी। और जब स्लाइड करेगा, आप देख रहे हैं ना कि पहले देखो सीधा था, अब ये स्लाइड कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक जो ब्रिज था ये टूट जाएगा जिसकी वजह से फिर से रिलैक्स हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की कहानी थी कॉन्ट्रैक्शन की, यहां से यहां तक की कहानी है ये रिलैक्सेशन की। फिर से आराम करेगा ये फिर से आराम करेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नव रिंपल्स आएंगे, कैल्शियम बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, स्लाइड होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर कैल्शियम हट जाएगा, है ना, रिलैक्सेशन पॉसिबल हो जाएगा। कैल्शियम बैक हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बैक होके वही ईआर, कौन सा ईआर, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और मसल्स फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी कम से कम 5 स्टेप है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जब भी पढ़े डायग्राम साथ में रखें, डायग्राम से आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया ना डायग्राम जो है, इसको मैंने जो है शॉर्ट कर दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का तो कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ से यहाँ तक का ये आपका रिलैक्सेशन है। ओके, इस डायग्राम को देख लें फिर से, मैं चेंज कर रहा हूँ, अब इसको देख लें सही से, मैं चेंज कर रहा हूँ। अब आता है एनर्जी सिस्टम फॉर मसल्स एंड फंक्शन, कि भाई एनर्जी आती कहाँ से, मसल्स को इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, फिर कौन कौन सी एनर्जी है। पहले तो एटीपी है जो बहुत जल्दी मिल जाती है, इमीडिएटली मिल जाती है। डायरेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ओनली सेकंड, में बहुत सेकंड की रहती है क्योंकि एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाती है और बनाती है एडीपी। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना रही है एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, टूट के गिर गया, बिखर गया, चला गया, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोलाइजिंग ऑफ द एटीपी। एक और है सोर्स, कौन सा है, क्रिएटिन फॉस्फेट। ये रैपिड एटीपी जनरेशन है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी शॉर्ट टर्म में बट इंटेंसिव एक्टिविटी। तो ये तो जिम में पॉसिबल है, स्प्रिंट जो दौड़ लगाते हैं उसमें पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो बहुत जगह पर है ना। आपके पीछे कुत्ता भाग जाए तब भी तो एनर्जी चाहिए ना,
फिर आता है एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब तोड़ना। ओके, और ये एन आ रहा है, एन का मतलब है एब्सेंट, और एरोबिक आ रहा है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का टूटना, एंड एरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस। तब भी एटीपी रिलीज होती है, बहुत कम होती है, पर उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड आता है। यही लैक्टिक एसिड है जो मसल्स क्रैम्प क्रैम्प लेकर आता है, मसल्स क्रैम्प। पर इन क्रैम्प को हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी क्रैम्प, क्योंकि हम कर रहे थे ना काम, इसलिए। एक इनवॉलंटरी क्रैम्प आता है, रात में सोते सोते नस चढ़ जाती है, वो इनवॉलंटरी क्रैम्प होते हैं। ये थोड़े वॉलंटरी क्रैम्प होते हैं। लेकिन लैक्टिक एसिड बहुत इकट्ठा हो गया, अब आपके बहुत दर्द होगा, है ना। पर ये धीरे धीरे करके ना एसिड जो इकट्ठा हुआ था वो फिर से न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। जो हम बैडमिंटन खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, जो भी आपका गेम है, आपको इतनी प्रैक्टिस ना हो तो वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है बार बार रिपीट एक्शन की वजह से। पर धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। अगर ठीक नहीं हो रहा है, सबसे बेस्ट है घर जाओ, थोड़ा गुनगुना पानी करो, उस हिस्से पे हल्का हल्का पानी डालो, गर्म पानी नहीं हो चाहिए ज्यादा, लुक वार्म वाटर। फिर मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा और वो लैक्टिक एसिड वापस मसल्स की तरफ जाके टूटना शुरू हो जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये ऑक्सीजन यूज करके हम फूड को तोड़ते हैं और बहुत सारी एटीपी रिलीज होती है। ओके, तो ये हो गया एनर्जी सिस्टम फॉर द मसल्स फंक्शंस। अब आते हैं हम मसल्स और डिसऑर्डर पे। पहले तो इंपॉर्टेंट मसल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो है पहला है हमारा ग्लूटेक्स, सॉरी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस जो बट होता है, जो पीछे वाला पार्ट है, बट वाला, उसमें ये मसल्स होती है, तो लार्जेस्ट मसल्स है। फिर है सार्टोरियस मसल्स, लॉन्गेस्ट मसल्स है, बोथ हिप्स एंड देन नी जॉइंट्स की तरफ जाती है। ये दिखाया था ना, जो हिप्स और नी जॉइंट की तरफ जाएगी वो लॉन्गेस्ट मसल्स होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये काम आती है। फिर है स्टेपिडियस मसल्स, बहुत छोटी छोटी मसल्स होती हैं, ये कान के अंदर होती हैं, ये कान के अंदर होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, जिस फ्रिक्वेंसी से बोल रहा हूँ, तो ये मसल्स ना आपस में क्या करती है, वाइब्रेट करती रहती हैं। जैसे मैं एक बना देता हूँ, एक हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये। तो इनमें ना गैप होता है, इन गैप के बीच में ना वाइब्रेशन होती रही। जितनी ज्यादा वाइब्रेशन उस मतलब उतनी ज्यादा लाउडनेस, जितनी कम वाइब्रेशन या फिर टैप टैप उतनी कम लाउडनेस। ओके, फिर है मैसेटर्स। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाज द वर्कआउट मैस्टिकेशन एंड द चुइंग। तो ये हमारी जो यहाँ मैंडिबल होता है ना, ये वाली मसल्स होती है जो हमारे च्युइंग में, ये मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। जैसे हम चबाते रहते हैं गाय भैंस की तरह, आम नाम नाम नाम, उसके लिए ये हेल्प करती है, ये थोड़ी स्ट्रांग होती है ये। फिर आता है डायफ्रागम। डायफ्रागम जो मसल्स होती हैं वो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जैसे ये मैं, तो क्या हुआ, जो डायफ्रागम था या फिर डायफ्राम भी बोलते हैं उसको कुछ कुछ लोग, तो वो ऐसे खुल जाएगी। अब मैं, अब एक्सेल करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देन रिलैक्स हो गई, ये फिर स्ट्रेच हो गई नीचे की तरफ। अब आता है कॉमन मसल्स डिसऑर्डर। कॉमन मसल्स डिसऑर्डर, तो ये देखिए जो डायग्राम है छोटा सा, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मसल्स थी, यहाँ पे नॉर्मल मसल्स है, और ये एट्रोफाइड मसल्स है। मीन्स मसल्स अपनी जगह से हल्की सी डिस्प्लेस हो गई है और सही से वर्क नहीं कर रही है। तो और कौन कौन से डिसऑर्डर हैं? पहले तो क्रैम्प हो गया, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर टिनेंसी, सॉरी, टिनेन टिनैनी, लो कैल्शियम लेवल। जब बॉडी के अंदर लो कैल्शियम लेवल हो जाता है तब ये होता है टिटैनी। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मींस डिस मतलब जो फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। फिर आता है
माइएस्थेनिया ग्रेविस। माइएस्थेनिया ग्रेविस ये ऑटोन इम्यून डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर अपने ही सेल अपने आप को नुकसान देना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या फेस का स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को ना डिसबैलेंस कर रहा है। ये चीज नीचे हो गई है, ये चीज ऊपर हो गई है। ओके, तो इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। अब है यहाँ पे कि भाई बॉडी का कंपोजिशन एंड इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। तो एक तरह से ये ओवरव्यू है। एक तरह से ओवरव्यू है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमें, अबाउट 65%। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अबाउट 65% चाहिए। और जो वाटर कंटेंट है वो 73% चाहिए। और जो बोन के अंदर वाटर होता है वो 31% होता है। तो इवोल्यूशनरी के तौर पे अगर हम बात करें कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, किस किस का मॉडिफिकेशन हुई है, किस किस की वर्टिब्रेट की, इनवर्टिब्रेट की, शॉर्ट आर्म्स की, फुट्स की, आर्क की, तो इन सब में जो इवोल्यूशन होते होते हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई है। और ये हमारे फ्रेमवर्क को, जो स्केलेटल मसल सिस्टम है, ये हमारे फ्रेमवर्क को वर्क करने में हेल्प करती है। तो अगर ऐसे परेशानी आती है तो विटामिन डी की वजह से या फिर कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, है ना, ये परेशानी शुरू हो जाती है और ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां कॉज करता है। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बट बी केयरफुल कि भाई आप सीरीज में पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, पीडीएफ पढ़ें, अपने नोट्स पढ़ें जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाबन को लेक्चर को देखिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इस स्लाइड को देख लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।